तो दोस्तों अभी एक लेटेस्ट सर्कुलर आया है जिसके मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से हमारे पेंशन जाने वाले सभी फौजी भाई जवान और जेसीओ साहिबान भी अपने अपने रिलेटेड डिपो रेजिमेंट में अपनी पेंशन डील करने के लिए रिपोर्ट कर पाएंगे। वहां पर अच्छे से उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो कि एक खुशी की बात है। लेकिन किसी भी फौजी भाई के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि रिटायर्ड जाने से पहले अपनी पेंशन के लिए एक अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ें छूट जाती है तो रिटायरमेंट के बाद में आपको उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। सिविल में कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको नहीं मिल पाते हैं, और इसके अलावा आपको कई सारे बेनिफिट्स छूट जाते हैं, आपका भविष्य बिगड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीटली बताएंगे कि एक फौजी भाई को पेंशन जाने से पहले किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस देना है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस डॉक्यूमेंट्स और पार्ट ऑर्डर के ऊपर आपने ध्यान देना है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मुख्य रूप से रिटायरमेंट जाने से पहले आपने 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला आपका कम्यूटेशन, दूसरा ईसीएसएच, कैंटीन फैसिलिटी और पेंशन कैलकुलेशन या पेंशन डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेशन की। कम्यूटेशन का अमाउंट किसी भी फौजी भाई के लिए एक बड़ा अमाउंट होता है। ये अमाउंट रिटायरमेंट के बाद में आपका फ्यूचर बना भी सकता है और आपका फ्यूचर बिगाड़ भी सकता है। हालांकि ज़रूरत यह है कि आप कम्यूटेशन के बारे में अपना एक सही डिसीजन लें कि आपको कम्यूटेशन लेना है या नहीं लेना है। ये देखा जाता है अक्सर कि कम्यूटेशन के मामले में एक होड़ सी लगी हुई है कि मेरा दोस्त कम्यूटेशन ले रहा है तो मैं भी ले लूँ, सभी कम्यूटेशन ले रहे हैं तो मैं भी ले लूँ। नहीं, इससे पहले आपने अपनी आर्थिक कंडीशन देखनी है, आपने अपने फ्यूचर की ज़रूरतों को देखना है, आपके फ्यूचर प्लानिंग को देखना है। आप रिटायरमेंट के बाद में जॉब पकड़ना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, आपकी क्या क्या सी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही आप कम्यूटेशन के बारे में सही डिसीजन लीजिए। और कम्यूटेशन के ऊपर हमने अभी तक 4 वीडियो दिए हुए हैं जिसमें कंप्लीटली विस्तार से हमने बताया हुआ है कि क्या क्या रूल्स लागू होते हैं और कम्यूटेशन आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम्यूटेशन आपने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में पेंशन प्लेलिस्ट को आप फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको कम्यूटेशन, पेंशन, ग्रेच्युइटी, एजीआईएफ, आपका लिव इंकेसमेंट से लेकर पेंशन से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। एक बार फिर बता रहा हूँ कि कम्यूटेशन के बारे में आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। सबसे बड़ी चीज़ पेंशन कैलकुलेशन और पेंशन डॉक्यूमेंटेशन का प्रिपरेशन। इस चीज़ को आप बड़े गौर से समझना। देखिए, जो पेंशन ड्रिल होती है जिसमें कि आपके रिटायरमेंट के सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, उससे रिलेटेड हमने चैनल पर कई सारे वीडियो दिए हैं और क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि रेजिमेंट से, आपके यूनिट से जब आप पहले पेंशन डिपो जाने के लिए प्रिपरेशन करते हैं तब आपने क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने चेक करना है अपने ऑफिस में जाके कि आपकी शीट रोल में आपकी डिटेल क्या है। आपके रिकॉर्ड में जो आपका शीट रोल है उसमें आपकी क्या डिटेल्स है। खास तौर पे आपके नाम, आपके फैमिली के नाम, आपके बच्चों के नाम, सबके नाम बिल्कुल शीट रोल के मुताबिक ही आपके डॉक्यूमेंट्स में होने चाहिए। कई फौजी भाइयों के साथ यह समस्याएं होती है कि उनके नाम मैच नहीं करते। दूसरी चीज़ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल शीट रोल के हिसाब से मिलनी चाहिए। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ, आपका जो भी एड्रेस है वो भी आपके शीट रोल के मुताबिक मिलना चाहिए। अब इन 3 चीज़ों का क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ। जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं और कभी ऐसी समस्याएं आ जाती है जब आपकी फैमिली को कुछ बेनिफिट लेने की ज़रूरत पड़ती है या आपको खुद ही कुछ सुविधाएँ चाहिए, तब अगर आपका नाम मैच नहीं कर रहा है शीट रोल के हिसाब से और आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करनी है, तो आप फर्दर जो कार्रवाई करेंगे उसमें वो कार्रवाई हो ही नहीं पाएगी, आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। इसलिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस आपने बिल्कुल शीट रोल के मुताबिक ही चेंज करवाना है। आपने अपने ऑफिस में जाना है, अपना शीट रोल का डाटा देखना है और अगर कार्रवाई बाकी है तो पहले से ही उसको यूनिट से ही प्रिपेयर करवा के आप जाइए। दूसरा है आपके पार्ट टू ऑर्डर। यूनिट से जाने से पहले ही आपने पिछले साल के जो 1 साल के पार्ट टू ऑर्डर आपके पब्लिश हुए हैं वो सारे पार्ट टू ऑर्डर की एक एक कॉपी आपने अपने साथ ले जानी है, कैरी करनी है। क्योंकि ज़्यादातर डिपो रेजिमेंट में जब आप जाएंगे पेंशन ड्रिल के लिए तो ज़्यादातर यही चीज़ें पाई जाएगी जो पिछले 1 साल में आपके पार्ट ऑर्डर पब्लिश नहीं हुए, उसी में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो अगर पार्ट ऑर्डर की कॉपियाँ आपके साथ रहेगी तो आप उसको मैच करके रिकॉर्ड के थ्रू उसको अपडेट करा सकते हैं, पब्लिश करा सकते हैं, जिससे कि आपका बेनिफिट नहीं छूटेगा।
तीसरा चीज़ आपका लीव इंकेशमेंट की डिटेल, मतलब कि आपकी पूरी सर्विस में जितने भी लीव इंकेशमेंट के पार्ट टू ऑर्डर हुए हैं वो सारे के सारे आपने अपने साथ लेकर जाना है। लीव इंकेशमेंट किसी भी फौजी भाई के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अपने फैमिली को देने वाला समय वेस्ट करके हम लीव को इंकेश करते हैं ताकि हमको कुछ बेनिफिट मिल पाए। उस बेनिफिट को अगर आपके पास सही पार्ट टू ऑर्डर नहीं है तो आपको छोड़ना पड़ेगा और उसका कोई इलाज नहीं मिलेगा। इसलिए लीव इंकेशमेंट के सारे पार्ट टू ऑर्डर आपने साथ में लेकर जाने हैं ताकि आप उसको रेगुलाइज करा सकें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी पे स्लिप। आपके पास जितनी भी पे स्लिप है आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पे स्लिप साथ में लेकर जाइए, क्योंकि पुराने टाइम में अगर कोई भी बेनिफिट आपका छूटा है तो वो आपकी पे स्लिप में दिखाई देगा और पे स्लिप के द्वारा ही आप उसका फॉल्ट आइडेंटिफाई करके आप उसका नया पार्ट ऑर्डर करा पाएंगे और उस बेनिफिट को ले पाएंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, सीट्रोल को लेकर, लीव को लेकर, पे स्लिप को लेकर, ये सारे वीडियो, तमाम वीडियो हमने चैनल पर डाले हुए हैं। यहाँ तक कि पे स्लिप को कैसे पढ़ा जाता है, उसके क्या क्या कोडवर्ड है, उसको क्या बोला जाता है, वो वीडियो भी हमने डिटेल में चैनल पर डाला हुआ है। आपके लीव इंकेशमेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका पैसा आपको कैसे बनेगा, उसका भी डाला हुआ है। सीट्रोल को मैच करने के लिए क्या क्या कार्रवाई करनी है, उसका भी वीडियो डाला है। अच्छा, आप बात करते हैं कि जब आप डिपो रेजिमेंट में पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपके साथ क्या क्या कार्रवाई होगी। सबसे पहले आपको एक FSA डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि एक तरह का फाइनल असाइनमेंट होता है। वहाँ पर आपके सारे बेनिफिट जो होते हैं उसका ब्यौरा होता है, वो आपने ज़रूर देखना है। आपको दिखाया जाएगा, आप उसको कम्प्लीटली देखिए और कोई फॉल्ट है तो आप उसको सुधार सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ है आपकी डिस्चार्ज बुक। आपकी डिस्चार्ज बुक में आपका पूरा ब्यौरा लिखा होता है। आपका क्या एड्रेस है, आपकी फैमिली डिटेल्स क्या है, आपने कौन कौन से कोर्स किए हैं, अगर आपको कोई मेडल्स मिले हैं तो कौन कौन से मेडल्स आपको मिले हैं, खास करके आपका कैरेक्टर उसमें लिखा रहता है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है और उसको सुधारना है। अगर आपके कोर्स उसमें नहीं लिखे हुए हैं, आपके मेडल्स उसमें नहीं लिखे हुए हैं, या फिर आपके कैरेक्टर में अगर एग्जाम्पलरी नहीं लिखा हुआ है तो उसके ऊपर आपने तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिविल में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सिविल में जाने के बाद में आप जहाँ भी अप्लाई करने जाएंगे, चाहे प्राइवेट फील्ड में या गवर्नमेंट फील्ड में, तो आपकी जो डिस्चार्ज बुक है उसका ब्यौरा देखा जाता है और उसी ब्यौरे के ऊपर आपको अगली नौकरी मिल सकती है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ही केयरफुली अपने पेंशन डॉक्यूमेंट को, अपनी डिस्चार्ज बुक को पढ़िएगा। इसके अलावा डिपो रेजिमेंट से आपको एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब आप सिविल में चले जाते हो, हमारे फौजी भाई जिन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है, तो सिविल में जाने के बाद C क्लास की जो भी जॉब है उसमें आपको फौज के द्वारा दिया गया ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट काम आता है। उसी सर्टिफिकेट के ऊपर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के पूरे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में हमने चैनल पर वीडियो डाला है, आप उसको ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यूएशन है। तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपने ज़रूर लेके जाना है। इसके अलावा आपकी डिपो रेजिमेंट में पेंशन ड्रिल के दौरान एक AWPO का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके लिए कुछ 300-350 रुपये फीस लगती है। वो रजिस्ट्रेशन आपने पक्का कराना है। ये डिसीजन आपके ऊपर होता है कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन 300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने AWPO में रजिस्ट्रेशन पक्का कराना है। ये AWPO क्या है? रिटायरमेंट के बाद में एक सर्विसमैन के लिए जो प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियां क्रिएट होती है, जो जॉब क्रिएट होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको AWPO के द्वारा मिलती है। AWPO डायरेक्टली आपको लिंक कराकर उसमें आपको नौकरी दिलवा सकते हैं। इसलिए AWPO का रजिस्ट्रेशन आपने पूरा करना है। चैनल पर इसके भी वीडियो डाले हुए हैं। ECSS फैसिलिटी, देखिए रिटायरमेंट के बाद में हमें जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है उसमें सबसे बड़ी फैसिलिटी है हमारी ECSS फैसिलिटी, यानी कि हमारे पूरे परिवार का एक मेडिकल सुविधा। कई बार क्या होता है कि हमारे काफ़ी सारे फौजी भाई दूर दराज के गांव से आते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जब मैं इतने दूर दराज के गांव में हूँ और ECSS मेरे नज़दीक में कहीं भी नहीं है, तो ये फैसिलिटी लेके मुझे क्या फ़ायदा है। क्योंकि ECSS का जब आप फैसिलिटी लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो पर पर्सन इसके चार्जेस कटते हैं। तो कई फौजी भाई ये चार्जेस नहीं कटाते हैं, ECSS की फैसिलिटी नहीं लेते हैं और ये सोचते हैं कि मैं सिविल में इसके बदले में एक मेडिक्लेम करा लूँगा या फिर दूसरे तरीके से इलाज करा लूँगा, इसमें पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, रिटायरमेंट की एज आपका एक ऐसा स्टेज होता है जब आपकी भी एज थोड़ी ज़्यादा होती है और रिटायरमेंट के बाद में
फौजी की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। परिवार में आपके माता पिता की भी एज ऐसे स्टेज में होती है जहां पर गंभीर बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो आपने अगर कितना भी पैसा कमाया है और आपके घर में कोई बड़ी गंभीर बीमारियां आ गई तो उसके इलाज में आपके पूरे मेहनत के पैसे चले जाएंगे। ऐसे में ये ECSS फैसिलिटी आपको बहुत अच्छे से काम देगी। तो आप ज़रूर से ज़रूर ECSS का काम करवाइए और ECSS की फैसिलिटी लीजिए। है कैंटीन फैसिलिटी। कैंटीन फैसिलिटी की जो कार्रवाई है वो आपके रिटायरमेंट के बाद ही होती है, आपके स्टेशन हेडक्वार्टर से होती है, वहीं से आपके कार्ड्स बनते हैं। जब तक हम फौज में रहते हैं तब तक हमें एक तरह से कि हमारे पैसों की वैल्यूएशन नहीं होती है, कीमत नहीं होती है। लेकिन सिविल में जब जाते हैं तो आपकी पूरी तनख्वाह से डायरेक्टली आप 50% तनख्वाह में आ जाते हो। और सिविल में खर्चे बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर महीने का 3, 4, 5 हज़ार रुपये का भी आपको कहीं से बेनिफिट मिलता है तो ये एक आपकी मंथली इनकम के अंदर एक अच्छा रोल देता है। इसीलिए कैंटीन की फैसिलिटी आपने प्रॉपरली करानी है और उसका पूरा फ़ायदा भी रिटायरमेंट के बाद में आपने उठाना चाहिए। दोस्तों फाइनली सारी चीज़ें एक बार रिपीट करा देता हूँ शॉर्ट में। 4 चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान देना है। आपका कम्यूटेशन का डिसीजन सबसे ज़्यादा अहम है, आपने कम्यूटेशन लेना है या नहीं लेना है। ECSS फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी और आपकी पेंशन ड्रिल यानी कि पेंशन डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों को आपने गौर करना है। और इससे रिलेटेड तमाम वीडियो सैनिक मंत्रा चैनल पर रखे हुए हैं। आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और उसमें पेंशन वाले प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको सारे वीडियो मिल पाएंगे। आशा करते हैं कि आप इन वीडियोस को देखकर अच्छे से अपनी पेंशन की तैयारी कर पाएंगे और रिटायरमेंट के बाद में आपको भविष्य में कोई भी समस्याएं नहीं आएगी और अपनी लाइफ को आप एंजॉय कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।